जय हिंद। आइए हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे एक्सरसाइज मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप एग्जाम में 100 मार्क्स ला सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप सिर्फ थोड़ा सा आप यहाँ पे वीडियो देखिए, उसके बाद आप बोलकर दिखाइए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। देखिए मेरा टॉपिक है वास्तविक संख्या। अच्छे, सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करने से पहले अगर हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो सारा हमारे क्वेश्चन इजीली तरीका से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे वास्तविक संख्या। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सबसे पहले अगर कोई संख्या आती है तो वो आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। मैं बोलूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है तो आप कहिएगा कि गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या की जरूरत क्यों है हमारे लाइफ में? हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या बताती है कि कोई सामान कितना है। अच्छा, हम बोले ना कि मेरे पास एक मार्कर है, तो यहाँ से सेंस ये निकल कर आ रही है कि मेरे पास एक ही मार्कर है। कोई बोले, मैं किससे बोलूं कि जाओ 5 व्यक्ति को लेकर आओ, तो इसका मतलब ये है कि आप मैं ये बोला उसे कि जाओ 5 ही व्यक्ति को लेकर आओ। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम ये बता सके कि हमारे प्राकृतिक में कितने नंबर है। समझ में आ गया? प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। अच्छा, ये आपसे बोला जाए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या का सेंस निकलता है कि जो 0 से स्टार्ट हो। यानी कहने का मतलब कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट डॉट डॉट, ये सब कौन संख्या होती है? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या का सेंस ये होता है कि मेरे पास अगर कुछ भी ना हो तो आप क्या कहिएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो कुछ भी ना हो इसका मतलब क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है तो 0 है। तो अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। अगर आपसे कोई बोले कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो जैसे आप लिखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर वैसा ही हम नंबर में हम आगे क्या लगा दें, अगर आगे हम -1 लगा दें, -2 लगा दें, -3 लगा दें, -4 लगा दें, यानी पूर्णांक संख्या 0 के आगे हम माइनस लगा दें। अब पूर्णांक संख्या से क्या सेंस निकलती है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया नहीं है, आप किससे 10 रुपया लिए, तो 10 रुपया आप कर्ज के रूप में लिए, तो आप लिखिएगा कि मेरे पास -10 रुपया है। आप प्लस में 10 रुपया नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका पैसा हुआ, ये -10 वाला दूसरे किसी का पैसा है। तो माइनस से ये सेंस निकल कर आती है कि जो भी सामान है वो मेरा नहीं है। तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के आगे अगर -1 2 3 लगा दे तो कौन संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। अच्छा, उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो नंबर आती है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो नंबर आती है मेरे पास वो नंबर आती है पूर्णांक संख्या के बाद से परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे बुक का अगर डिफिनेशन बोले तो P/Q के जो रूप का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और बुक में लिखा रहता है Q = not 0। अब इसका हम सेंस बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आधा भाग है, जैसे मान लीजिए कि 1 का 2 भाग है। 1 का कितना भाग है? 2 भाग। तो आप यही ना लिखिएगा 1 का 2 भाग मतलब कि 1/2। तो इसका सेंस ये है कि अगर बट्टे में कोई नंबर दिया रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और ऊपर वाले को हम लोग बोल देते हैं P और नीचे वाले को बोल देते हैं Q, और यही बन जाता है P/Q, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब ये हम बताते हैं कि Q = not 0 का क्या सेंस है। देखिए, अगर हम ऐसे लिखे कि 5/0, यानी ऊपर को तो हम लिखते हैं
P और नीचे वो क्या लिखते हैं Q। यानी यहाँ पर साफ माना करता है परिमेय संख्या में कि बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि बट्टे में क्या है जीरो, और यहाँ पर माना किया है कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी अगर हम आपसे बोले कि क्या 5 परिमेय संख्या हो सकती है, आप कहिएगा बिल्कुल, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 5/1 कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि ये बन गई आपका P और ये बन गया आपका Q। तो सिंपल सी बात है, P/Q इक्वल टू परिमेय संख्या। एक बात हम और बोले, क्या जीरो परिमेय संख्या हो सकती है, आप कहिएगा हाँ, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ऊपर का मान बन गया P और नीचे का मान बन गया Q। क्योंकि P तो जीरो हो लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जीरो ना हो तो आपका परिमेय संख्या होगा, अगर नीचे जीरो हो तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ऊपर जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप परिमेय संख्या अच्छे तरह से क्या हो गए, समझ गए। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या के बाद आती है जो नंबर, वो आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी नंबर आती है, अपरिमेय संख्या। कौन नंबर आती है, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक बार बस ध्यान दीजिए, उसके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और परिमेय संख्या हम कह सकते हैं कि जो परिमेय ना हो, या जो P/Q के रूप का, P/Q के हम कह सकते हैं P/Q के रूप का ना हो। अगर P/Q के रूप का नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। या ऐसे हम कह सकते हैं जो परिमेय ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। सिंपल सी बात है। अपरिमेय संख्या क्या तात्पर्य है, जैसे हम बोले रूट अंदर 5, रूट अंदर 3, रूट अंदर 2, रूट अंदर 7, ये सब कौन सी संख्या है, सब ये अपरिमेय संख्या है। आप बोलिएगा कि इसके बट्टे में तो हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये रूट अंदर जो 5 है ना, ये स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता ना तब ये क्या कहलाता, परिमेय संख्या कहलाता। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप गौर करिएगा, ऐसे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया है, जैसे ये बोले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आप कहिएगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सारे के नीचे एक एक लगा दें तो सब P/Q के रूप में बन जाती है। तो इसीलिए सारे प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन करता है और ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन करें कि क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, आप कहिए कि अगर 0 के नीचे 1 लगा दे, 1 के नीचे 1 लगा दे तो सब P/Q के रूप के बन जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर क्वेश्चन करें कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, आप कहिएगा हाँ, सबके नीचे 1 1 लगा देंगे तो सब P/Q के रूप का हो जाएगा। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन करे कि क्या बताइए सभी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या हम अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते। आप देखिए रूट अंदर 5 है, रूट अंदर 2 है, रूट अंदर 7 है, ये कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ना ही तो पूर्णांक संख्या है, नहीं तो पूर्ण संख्या, कोई नंबर नहीं है, ना ही तो ये परिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या होती है, ये अलग होती है, स्वतंत्र नंबर नहीं होती है। तो आपसे ऐसे अगर एग्जाम में पूछे, अगर हम ऐसे बोले, ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनाए छोटा सा, और यहाँ पे हमने लिखा एक सर्कल बनाकर प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या लिखे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। तो एक और हम सर्कल अगर बनाना चाहें, यहाँ पे एक और शेप बनाना चाहें तो हम यहाँ से एक और शेप बना सकते हैं यहाँ पे, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। अब इससे क्या सेंस निकल कर आएगी, इससे ये सेंस निकल कर आएगी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर हम एक और सर्कल बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, एक और ध्यान दीजिए कि जैसे हम एक और सर्कल बनाए और इस सर्कल के अंदर लिखे हम पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या लिखे, पूर्णांक संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या किसके अंदर है, पूर्णांक संख्या के अंदर है। और लास्ट जो है वो है परिमेय संख्या। तो हम एक और सर्कल अगर बनाना चाहें तो यहाँ से एक और सर्कल निकालेंगे, एक छोटा सा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और सर्कल हम बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे,
परिमेय संख्या। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ऐसे आप चलिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या। अगर आपसे कोई बोले कि जो प्राकृतिक है, पूर्णांक है, परिमेय है, क्या ये सभी संख्या परिमेय संख्या होती है? तो आप देखिए ये सबके अंदर ये है, तो हम कहेंगे हाँ, सभी ये संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम ये जितने भी संख्या पढ़े वो टोटल संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। यही हमको समझाना था मेन, कि ये सारे नंबर जो है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब आपको ये समझ में आया कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जितने भी संख्या है, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, जो सब अपरिमेय, सब कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ये था। चलिए, तो इतना बात तो अब हम समझ गए। अब हम ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो इजीली तरीका से क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए हम समझते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। चलिए, इतना बात तो हम समझ गए और आप उस बात को जरूर कोई नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम एक आपको सिंपल से बात बोले कि आपको 3 में 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कहिएगा कि 3 एकम 3 और शेषफल कितना बच गया? 2। तो इस तरीका से आप भाग देते हैं। अब इसको हम लोग बोलते क्या है? अगर हम बात करें 2 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अगर वही हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 को, तो हम 1 को क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल। अगर हम वही बात करते हैं 5 को, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। अगर हम बात करते हैं 3 को, तो हम लोग 3 को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इतना चीज तो आप पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को शेषफल, साइड वाले को भागफल, बीच वाले को भाज्य, और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। अच्छा, हम 3 में 5 से भाग दिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 बराबर 3 गुणे 1 और प्लस 2। हम क्या लिखे? 5 बराबर 3 गुणे 1 प्लस 2। अगर हम गुणा करते 3 एकम 3, 3 2 5, तब तो 5 आता है। इसका मतलब ये सेंस दर्शाता है कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं भाज्य। क्या लिख सकते हैं? भाज्य। तो होगा भाज्य बराबर, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? भाजक। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक। गुणे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? भागफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। और देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? शेषफल। तो हम इसको लिखेंगे शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि भाज्य बराबर फॉर्मूला निकला भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसको इस क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहें, तो हम देखिए, अगर हम शेषफल को लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं आर से। आर मतलब होता है रिमाइंडर। अगर हम भागफल को लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखते हैं क्यू से। क्यू मतलब होता है कोसेंट। अगर हम लिखे भाज्य को, तो भाज्य को हम लोग लिखते हैं ए से। अगर हम लिखे भाजक को, तो भाजक को हम लिखते हैं बी से। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है इसी भाषा में, ए बराबर, क्योंकि भाज्य को हम लोग किससे लिखते हैं? ए से, तो निकल कर आया ए। भाजक, भाजक को हम लोग क्या लिखे? बी। और गुणे भागफल, भागफल को हम लोग क्या लिखे? क्यू। और प्लस शेषफल, शेषफल को हम लोग क्या लिखे? देखिए आर। तो यहां से एक ये फॉर्मूला निकल कर आता है और इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर एक बात और आप समझिएगा कि यहाँ पे एक शर्त लिखते हैं कि 0 से बड़ा और बराबर आर और आर से बड़ा बी। इस शर्त का मतलब हम समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 में 15 से नहीं 16 से भाग दें, तो हम ऐसा ही नहीं देंगे, 3 पचे 15, बचा कितना? 1। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? बी, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आर। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आर है, या तो
एक आ सकता है या तो जीरो आ सकता है, लेकिन हमेशा बी से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पर हम लिखें कि जो आर है वो तो जीरो आएगा, एक आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जीरो से बड़ा आर हम लिख दिए और आर से बड़ा बी, यानी ये जो आर है ना ये एक है और इससे बड़ा हमेशा क्या आता है, बी आता है। और यही शर्त लिखे, इसका शर्त का मतलब यही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप इजली तरीका से क्या हो गए, समझ में आपको आ गया। अब देखते हैं हम आगे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर इसी चीज को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, जैसे हम लिखे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये आया कहां से, हम आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिए पहले मेरे पास कितना नंबर दिया था, दो, एक तो 3 एक 5। तो यहीं पे ना मेरे पास ये अगर हम लिखना चाहें इसको, तो यही ना मेरे पास नंबर था 3 और 5। तो हम ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम इसका थ्योरी क्या लिख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए, दो धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, इसको मिटाकर लिखिए ए और बी दिए रहने पर। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, हम इसको क्या लिखते हैं, ए, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, बी। तो यही लिखे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी, इसके बाद समझिएगा, ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है। इसका मतलब हम समझाते हैं, अगर हम 3 में 5 से भाग करें तो आएगा क्या, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो दो संख्या, ये दो को हम लोग क्या बोलेंगे, R, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से लिखे ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R इसमें रहती है, यानी दो नंबर दिया रहा है तो दो नंबर इसमें इंक्लूड रहती है, और यही हम लिखवाना चाहें। और इसी का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे ना, तब बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे हम अगर इसी स्टेप को, अगर हम इसी को लिख दें ऐसे इस रूप में, जैसे हम यहाँ पर लिखे 3 गुणे 5 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, 2। और इसी स्टेप बाय स्टेप को हम लोग लिखते चले, और लिखने के बाद से एक लास्ट में जीरो आ जाए, और हम इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ये सारे नंबर को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए कितना आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इसका जितना भी थ्योरी था, ये कैसे बना, कहां से आया, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितने इजी तरीका से बनता है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और 1 को समझते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो आपको पता है कि अभी हम बताए थे कि यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करेंगे, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b, और इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हम 100 क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 135 में कितना से भाग करेंगे, 225 से। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 135 से कम 135, ये 5 में से 5 गया, हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90। अब फिर हम क्या करेंगे, 90 में हम भाग करेंगे, 90 में फिर यहाँ पर उतारेंगे 135। तो 90 में 135 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 एकम 90, फिर यहाँ से घटा तो ये हो जाएगा 5, और ये 9 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45।
फिर हम क्या करेंगे, 45 में 90 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, और फाइनली मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 0। जहां 0 आ जाता है वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर 0 आ गया तो हम यहाँ पर रुक गए। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है ये मेरा कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 45। ये तो भाग विधि से आया, लेकिन एल्गोरिथम विधि से अभी नहीं आया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम इसको और इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप ये हुआ, और थर्ड स्टेप ये हुआ। 3 स्टेप में आया है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे ना, तो वही कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था आपका, 225। क्या था, 225 बराबर ये क्या था, 135 गुणे यहाँ पर 1 प्लस में क्या था, 90। अब आपको ध्यान होगा यहाँ पे, अगर हम इसको ध्यान दीजिए, ये गुणा है। अगर आपको ध्यान होगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, 225 को हम लोग क्या लिखे, ए, हम 135 को क्या लिखे, बी, और हम 1 को क्या लिखे, क्यू, और हम 90 को क्या लिखे, आर। यानी यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को हम स्टेप में लिख देंगे तो यही कहलाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इतना बात क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया। तो एक स्टेप ये था। अब हम दूसरा स्टेप लिखना चाहें तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर यहाँ पे क्या है, 90 गुणे में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, और प्लस में क्या है, 45। यानी हम इसी को लिख रहे हैं, इसी नंबर को लिख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ए कितना है यहाँ पर, 90। तो हम अगर तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, 90 बराबर यहाँ पर बी आपको कितना दिख रहा है, 45। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 गुणे यहाँ देखिए क्यू आपको कितना दिख रहा है, क्यू आपको दिख रहा है 2। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, प्लस में आर आपको कितना दिख रहा है, 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये 3 स्टेप में बना, और ये जो मेरा होता है ये क्या कहलाता है, एचसीएफ। और एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45, और यही मेरा आंसर। तो आपको एग्जाम में इस तरीका से करना है, और रफ आपको जो है ये रफ का काम करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीका से सीक्वेंस में बनाना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम 196 में कितना से भाग करेंगे, 38,220 से, और भाग करते जाएंगे, जितने स्टेप बनेंगे हम लिख देंगे, जहां 0 आएगा उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ होगा या बाकी आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको दिक्कत कहाँ हुआ। फिर ऐसा ही हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। आप लोग घर पर इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फिर हम लोग इसको 1 और 2 कल बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से करेंगे। और उम्मीद है कि मेरे को आपको 100 में 100 मार्क्स आपका आएगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो पक्का आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा, और एक भी कहीं भी किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।